सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पे हेड्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमने उनमें जो भी पे हेड्स की बात की थी वो थे हमारे अर्निंग्स के रिलेटेड पे हेड, और आज हम लोग बात करेंगे डिडक्शन से रिलेटेड पे हेड की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, और पेरोल से रिलेटेड बाकी वीडियोज भी मैंने बना रखे हैं, आप लोग जाकर जरूर देखें। और अगर आपको टेली प्राइम पर देखना है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप लोग वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज डिडक्शन के पे हेड के बारे में जानकारी, और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो चलिए चलते हैं पे हेड क्रिएट पर, बट उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो में पे हेड्स बनाए थे वो कौन कौन से थे। तो आप लोग देखिए, बेसिक पे, बोनस, ये सारे पे हेड्स हम लोग ने लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे, और अब हम लोग बात कर रहे हैं नए पे हेड्स की, और हम लोग चलते हैं पे हेड क्रिएट पर। दोस्तों अब जो पे हेड हम लोग बनाने जा रहे हैं वो हैं डिडक्शंस के पे हेड, यानी कि एम्प्लॉय को जो जो डिडक्शंस मिलने वाली है वो पे हेड्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों बात यहाँ पर सिंपल सी है कि जो डिडक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक जनरल होती है और एक स्टैट्यूटरी होती है। जनरल डिडक्शंस कुछ ही होती हैं, यानी कंपनी में हो सकता है मिले या ना मिले, यानी कि कैंटीन डिडक्शन, सैलरी एडवांस, ये कहलाती हैं जनरल डिडक्शंस। तो जनरल डिडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो हमारा पहला पे हेड हो सकता है दैट्स कॉल्ड सैलरी एडवांस डिडक्शन की। जब भी आप सैलरी एडवांस डिडक्शन बनाएंगे, यानी आपका इस तरह का कोई डिडक्शन अगर होता है तो वो लोन एंड एडवांसेस में कवर होगा। साथ ही वो लोन एंड एडवांस का एक एसेट है, और आपको ये बताना है कि सैलरी को इफेक्ट करेगा। पे स्लिप पे इसका नाम सैलरी एडवांस रहेगा, और ये यूजर ही डिफाइन करेगा कि वो डिडक्शन कितनी करनी है। तो इसे आप इस तरह से बनाएंगे। दोस्तों ये हो गया एक तरह का जनरल डिडक्शन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले डिडक्शन की, जो कि कहलाते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, यानी कि पीएफ से रिलेटेड डिडक्शंस। तो वो कौन कौन से डिडक्शन होते हैं आइए चर्चा करते हैं। इसमें दो तरह के डिडक्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक एम्प्लॉय का डिडक्शन और दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय के डिडक्शंस की। तो एम्प्लॉय के दो तरह के डिडक्शंस यहां पर होते हैं, एक है एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन जो कि 12% के रेट से होता है। तो इसे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहां पर नाम लिखेंगे आप एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन एट द रेट 12%। तो आप लोग यहां पर पीएफ डिडक्शन एट द रेट 12% लेंगे, और ये एक अर्निंग नहीं है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अर्निंग के डिडक्शन मैं पहले ही बना चुका हूं कंपनी के अंदर। ये एक तरह का पे हेड टाइप है जिसमें आप लोग को एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी डिडक्शन लेनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और आपको यहाँ पर बताया भी जाएगा कि ये डिडक्शन किस तरह की है। तो आप देख सकते हैं ये डिडक्शन आपकी यहाँ से कनेक्ट किस चीज से हो रही है, क्योंकि ये पीएफ की एक डिडक्शन है। तो इस डिडक्शन को आप पीएफ अकाउंट नंबर 1 से लिंक कर देंगे, और कंपनी पर एक तरह की करंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये जब तक मिलेगी तब तक कंपनी के ऊपर लायबिलिटी चढ़ती रहेगी, जब तक ये दी नहीं जाएगी तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बनती चली जाएगी, और जब ये लास्ट में पे होगी तो ही ये डिडक्शन खत्म होगी। दोस्तों इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल राउंडिंग 1 रखेंगे। और अब देखते हैं दोस्तों ये जो डिडक्शन है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट होगी। तो इस डिडक्शन को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है बेसिक पे प्लस डीए। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेसिफाई फॉर्मूले के अंदर आप बेसिक पे और साथ में पे हेड ऐड करेंगे डीए, यानी ये कैलकुलेशन आप लोगों की जो बेस्ड होगी 12% वो बेसिक और डीए दोनों के ऊपर बेस्ड होगी। अगर आप लोगों के पास डीए है तो वो भी होगा इसमें इंक्लूड। मैंने यहाँ पर सिर्फ बेसिक लिखा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए अगर आपके पास डीए भी है तो बेसिक के साथ डीए भी आप लोग जोड़कर लेंगे। साथ ही एक बात का ध्यान रखना है, आप लोगों का ये जो डिडक्शन है वो 15,000 रुपए तक की सैलरी पर ही मिलेगा, और अगर 15,000 रुपए तक की सैलरी पे मिलेगा तो कितना परसेंट मिलेगा ये भी आप लोग को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15,000 रुपए तक की सैलरी पर 12%, और अगर उससे ज्यादा सैलरी होती है तो आपको 12% नहीं मिलेगा, उस केस में आपको 1,800 रुपए ही मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। मतलब कहने का मतलब है ये आपको डिडक्शन अलाउड होगा, इतना आप पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
दोस्तों एम्प्लॉय अपनी तरफ से पीएफ के अंदर इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो कि है 1800 रुपए। अब बात कर लेते हैं अगले डिडक्शन की, जो कि है एम्प्लॉय का अगला डिडक्शन। और इसका मतलब ये है कि डिडक्शन जितना मिलेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा डिडक्शन एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन। दोस्तों एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय का ईएसआई डिडक्शन आप लोगों को मिल रहा है वो है @0.75%। और आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये जो डिडक्शन है वो क्या है। तो इसमें से आप देख सकते हैं एम्प्लॉय की एक तरह की डिडक्शन ही है, और आपको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि एक तरह का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, यानी उसके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी उसके साथ इश्यूज होते हैं या उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उससे रिलेटेड ये डिडक्शन उसे करना पड़ता है। और अगर उसे कंट्रीब्यूशन करना है तो उसे इतने तक ही माफ़ी मिल जाएगी, यानी 0.75% की माफ़ी उसे मिल जाएगी अगर वो कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर। और ये कंपनी पर एक करंट लायबिलिटी चढ़ती चली जाएगी अगर वो पे नहीं करती कंपनी, नॉर्मल राउंडिंग 1। और ये ध्यान रखेगा इसकी कैलकुलेशन हमेशा होगी जो भी आपकी उस समय की अर्निंग होगी, यानी जो भी आपको करंट इनकम हो रही होगी उसी टाइम पर ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 0.75% आप लोग लिख देंगे और ये कैलकुलेट होकर अपने आप ही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तभी मिलेगा जब उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। दोस्तों अगले डिडक्शंस की बात करें तो आप ये बात ध्यान रखें, जब पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉय करता है तो साथ ही एम्प्लॉयर को भी अपना कंट्रीब्यूशन पीएफ के अंदर करना होता है, लेकिन उतना ही अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है। 12% जो आपके एम्प्लॉय ने किया उतना ही अगर आप देखें तो यहाँ पर 8.33 और 3.67 मिलाकर टोटल 12% कंट्रीब्यूशन किसको करना है, आपके एम्प्लॉयर को भी करना पड़ेगा। लेकिन वो दो जगह इन्वेस्ट करता है, यहाँ देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन वो करेगा लेकिन दो जगह करेगा। एक एम्प्लॉयर के ईपीएस स्कीम में करेगा, यानी एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में 8.33% डाल देगा, साथ ही पेंशन फंड के अंदर वो 3.67% डाल देगा। इससे होगा क्या कि इन फ्यूचर जब भी वो पेमेंट रिसीव करेगा तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है उसको 3.67% तो उसी समय मिल जाएगा, लेकिन जो ईपीएस में उसने कंट्रीब्यूशन किया था एम्प्लॉयर ने, वो कंट्रीब्यूशन उसको पेंशन की तरह रिसीव होगा। अगर वो चाहे तो इसे नॉर्मली भी रिसीव कर सकता है। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं यहाँ पर अगले पे हेड। दोस्तों नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर ईपीएस @8.33%, यानी कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उस फंड के अंदर, तो वहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% है, वो है ईपीएस के अंदर और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। दोस्तों नेट सैलरी इसलिए इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये जो पैसा है ये एम्प्लॉय की सैलरी में से नहीं कटता है, इसलिए इसे नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे नो रखेंगे और नॉर्मल राउंडिंग 1 रहेगी। और साथ ही आप लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो कैलकुलेशन होगी 8.33% वो किस बेसिस पर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी भी कैलकुलेशन सेम स्पेसिफाइड फॉर्मूला यानी बेसिक पे प्लस डीए दोनों पे हेड्स को मिलाकर की जाएगी। इसकी कैलकुलेशन जैसे एम्प्लॉयर कर रहा है वैसे ही आपके एम्प्लॉयर ने भी किया होगा @12% की डिडक्शन जो आपने देखी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट 15,000 रुपये तक की डिडक्शन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकता है एक एम्प्लॉयर, और परसेंटेज बताना पड़ेगा कि 8.33% है। और दोस्तों अब बात करें यहाँ पर वैल्यू की, तो वैल्यू में आपको बताना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगर आपका जो अमाउंट है वो 15,000 से ज़्यादा चला जाएगा तो उस केस में आपको 1249 रुपये 50 पैसे देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सिर्फ हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले कंट्रीब्यूशन की। अगला कंट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर पीएफ में भी तो कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन पीएफ में उसका कंट्रीब्यूशन 3.67% से ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको लेना होगा एम्प्लॉयर का स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर ये बताना होगा कि ये पीएफ का एक कंट्रीब्यूशन है और एक तरह का इनडायरेक्ट खर्चा है, नेट सैलरी इससे इफेक्ट नहीं होगी और नॉर्मल राउंडिंग 1 रहेगा। उस तरीके से आपको यहाँ पर बताना होगा कि ये जो डिडक्शन आपकी मिलेगी वो किस बेसिस पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई फॉर्मूला करेंगे और इसमें आप बता देंगे कि जो आपका पीएफ डिडक्शन था उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कौन सा
8.33% डिडक्शन। तो जैसे ही आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज पर 3.67% हो जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं, यहां पर पीएफ एडमिन चार्जेस का भी एक पे हेड बनेगा। दोस्तों जो पीएफ के अकाउंट को मैनेज करता है उसको भी एक चार्ज आप लोगों को देना पड़ता है। तो अगर आप लोग पीएफ के अकाउंट मेंटेनेंस करने वाले पर्सन को कोई चार्ज देना चाहते हैं तो वो चार्ज आपके एम्प्लॉयर को ही देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर ने ही वो चार्ज दिया है और ये एक तरह का एडमिन चार्ज है और ये आपका जितना भी पीएफ बनेगा उसके ऊपर 0.5% कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा पीएफ एडमिन चार्ज और उसका जो परसेंटेज रहेगा वो रहेगा आपका 0.5%। तो दोस्तों इस तरीके से क्रिएट होगा और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एम्प्लॉयर का अदर चार्जेस, जिसमें ये एक एडमिन चार्जेस है और एक करंट लायबिलिटी है कंपनी पर और नेट सैलरी इससे इफेक्ट होने वाली नहीं है सिंपली। और आप देख सकते हैं ये एक पीएफ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा होगा कि पीएफ के अमाउंट पर ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा और कितना परसेंट बस आपको बताना है यहाँ पर 0.5%। तो दोस्तों ये सिंपल तरीके से क्रिएट हो गया। बात करते हैं अगले पे हेड की, ये है EDLI कंट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि EDLI का क्या मीनिंग है तो EDLI एक इंश्योरेंस कवर है जो EPFO स्कीम में यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में पब्लिक सेक्टर वाले एम्प्लॉयज को दिया जाता है और यहाँ पर रजिस्टर्ड नॉमिनी रिसीव करता है एक लमसम पेमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंश्योर्ड जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, यानी कि तो इस केस में EDLI कंट्रीब्यूशन भी किया जाता है। तो अगर आप लोग ये भी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन भी अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कंट्रीब्यूशन भी आपके एम्प्लॉयर को ही करना होता है। दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन भी आपका एम्प्लॉयर करता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन होगा और ये कंट्रीब्यूशन आपका किस पार्ट में होगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर के अदर चार्जेस के अंदर होगा जिसमें EDLI कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। उसी के साथ साथ आपकी करंट लायबिलिटी है और आपको यहाँ पर परसेंटेज बताना है कि 0.5% ये भी दिया जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ये एम्प्लॉयर अपनी तरफ से करेगा। उसी तरीके से बात करें अगला तो यहाँ पर ESI के अंदर एम्प्लॉयर को भी कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो एम्प्लॉय को होता है लेकिन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ देखें 3.75% कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर को करना पड़ रहा है जबकि आपने देखा था कि 0.75% ESI में कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉय को करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और एम्प्लॉयर को इसमें ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन करना है। तो दोस्तों ये भी एक तरह का एम्प्लॉयर का अदर चार्जेस है और यहाँ पर ये आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक तरह का एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी डिडक्शन कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ये ESI में कंट्रीब्यूशन है और एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी के ऊपर और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा नॉर्मल राउंडिंग और ये आपको मिलेगा जो भी आपकी करंट अर्निंग होगी उसी के ऊपर आपको इसे कंट्रीब्यूट करना है और जितनी भी करंट अर्निंग होगी उस पर 3.75% कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से कंट्रीब्यूशन हमारे हो जाते हैं इस केस में। दोस्तों ये बन गए सारे के सारे पे हेड्स रिलेटेड टू डिडक्शंस। तो आपने देखा कि इस वीडियो में आपको कैसे डिडक्शंस के बारे में जानकारी मिली और सारे के सारे जो पे हेड्स हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉय वो सारे के सारे हमने क्रिएट कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।